बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आइट्रेशन एंड लूप का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आइट्रेशन एंड लूप को हम अपने प्रोग्राम में उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी भी पीस ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना हो। यानी कि हमने किसी भी कोड को लिखना एक बार है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट एक से ज़्यादा बार हो। तो इस काम के लिए हम आइट्रेशन एंड लूप को इस्तेमाल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए आज के लेक्चर में मैं स्लाइड्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं ऑनलाइन पाइथन एडिटर पे डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ कोड मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको सिखाऊंगा। तो मैं उसी पाइथन कंपाइलर का इस्तेमाल करूंगा जो मैं इससे पहले की वीडियोस में भी इस्तेमाल कर चुका हूं। अच्छा, मैं पहले आपको बेसिक सिखाता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। देखें, मैं कहता हूँ जे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ज़ीरो है, और लाइन नंबर टू पे हम जे की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो लाइन नंबर टू पे जो जे की वैल्यू प्रिंट हुई है वो ज़ीरो हुई है। ठीक है। अब मैं लाइन नंबर थ्री पे जे की वैल्यू चेंज करता हूँ, जे में एक का इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ये स्टेटमेंट हम पहले सीख चुके हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जे की जो भी करंट वैल्यू है वो यहाँ जे को सब्सटीट्यूट करेगी। तो करंट वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो यहाँ जे को सब्सटीट्यूट करेगी। ज़ीरो और वन आपस में प्लस होंगे, आंसर वन आएगा। वो वन आंसर जे को असाइन हो जाएगा, यानी जे की नई वैल्यू वन बन जाएगी। तो लाइन नंबर वन पे जे की वैल्यू ज़ीरो थी, तो लाइन नंबर टू पे जब हम जे प्रिंट करेंगे तो ज़ीरो ही प्रिंट होगा। लेकिन लाइन नंबर थ्री पे जे की वैल्यू चेंज होकर वन हो गई है। अब लाइन नंबर फोर पे हम जब जे प्रिंट करेंगे तो ये वन प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि लाइन नंबर टू का जो प्रिंट है उसने ज़ीरो प्रिंट किया है, जबकि लाइन नंबर फोर का जो प्रिंट है उसने वन प्रिंट किया है। अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लूँ और उसको मैं पेस्ट कर दूँ एक बार, दो बार और तीन बार तो आप समझते हैं कि हर बार हम जे में एक का ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फौरन जे को प्रिंट कर रहे हैं। तो जब भी हम जे को प्रिंट कर रहे होंगे तो वो प्रिंट की स्टेटमेंट जे की उस वक्त की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगी। तो अगर यहाँ जे की वैल्यू जीरो थी तो जीरो प्रिंट हुआ था, आपने देख लिया। यहाँ जे की वैल्यू वन हो गई थी तो वन प्रिंट हुआ, अभी आपने देख लिया है। अब इस जगह पे जे में दोबारा इंक्रीमेंट हो चुका है तो जे की वैल्यू टू होगी। तो लाइन नंबर सिक्स जब जे प्रिंट करेगी तो टू प्रिंट होगा। लाइन नंबर एट थ्री प्रिंट कर देगी, और लाइन नंबर टेन फोर प्रिंट कर देगी। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो आप देख लेंगे कि जे की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर प्रिंट हुई है। तो ये पांच प्रिंट स्टेटमेंट हमने इस्तेमाल की हैं। हर प्रिंट स्टेटमेंट ने उस वक्त जो भी जे की करंट वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी है। तो आपने देखा कि पांच वैल्यूज प्रिंट हुई हैं फ्रॉम जीरो टू फोर। अब हमने प्रिंट जे की स्टेटमेंट को हमने पांच बार लिखा है, तभी ये पांच बार एग्जीक्यूट हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करें, तो उसके लिए ये तरीका तो ठीक नहीं है कि हमें उसको उतनी बार लिखना पड़ेगा। तो फिर बेहतर ये है कि इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आइट्रेशन या लूप को। तो लूप हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें अगर किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना हो, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना हो, तो फिर हम लूप इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको लूप का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। मैं इसी एग्जाम्पल को इस्तेमाल करता हूँ। ये जो तमाम स्टेटमेंट मैंने इस्तेमाल की थी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, और सिर्फ एक ही प्रिंट जे की स्टेटमेंट में लिखूंगा। ये लिखी एक बार होगी, लेकिन ये एग्जीक्यूट पांच बार होगी। अब ये मैं कैसे करता हूँ ज़रा देखें। मैं सबसे पहले फॉर जो एक कीवर्ड है वो लिखूंगा। ये फॉर कीवर्ड शो कर रहा है कि हम फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। जे इसी वेरिएबल को मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। उसके बाद फिर मैं इन जो कि मेंबरशिप ऑपरेटर है, जो हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, आप जानते हैं इनका मतलब क्या है। और उसके बाद फिर मैं रेंज का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ। अब ये जो रेंज का फंक्शन है ये आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। जो रेंज का फंक्शन है इसको मैंने एक आर्गुमेंट दिया है, एक वैल्यू दी है जो फाइव है। तो रेंज का फंक्शन पांच नंबर जनरेट करेगा। ठीक है। अगर रेंज के फंक्शन को कॉल करते वक्त मैं कोई नंबर सप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं रेंज के फंक्शन से कह रहा हूं कि मुझे इतने नंबर्स जनरेट करके दो। अब मैंने फाइव दिया है तो रेंज का फंक्शन जो है वो पांच नंबर जनरेट करेगा। अब सवाल ये है कि वो पांच नंबर कौन से होंगे। तो वो पांच नंबर जो होंगे वो जीरो वन टू थ्री फोर होंगे। यानी कि जो रेंज का फंक्शन है वो जब भी नंबर जनरेट करेगा तो इस एग्जांपल में वो स्टार्ट जीरो से करेगा, और जो आपने नंबर एज ए आर्गुमेंट दिया है तो उससे एक कम पे, यानी अगर आपने फाइव आर्गुमेंट दिया है तो
4 पे ख़त्म कर देगा। तो रेंज का फंक्शन 0 1 2 3 4 ये 5 वैल्यूज जनरेट करेगा। और ये 5 वैल्यूज एक साथ जनरेट नहीं करेगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप जनरेट करेगा। और वो वैल्यूज जो हैं वो फिर हमने जे के अंदर स्टोर करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लूप में जे को इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो जे का इस्तेमाल हमने लूप में इसलिए किया है ताकि रेंज का फंक्शन वो जो वैल्यूज जनरेट कर रहा हो, तो वो वैल्यूज एक एक करके हम जे के अंदर स्टोर करते जाएं। और अब हम क्योंकि ये हम लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है ये इस लूप की बॉडी का पार्ट बने। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको इंडेंट करें ताकि ये स्टेटमेंट इस लूप की बॉडी में शामिल हो जाए। तो अब हमारा लूप बिल्कुल रेडी है। इस लूप के अंदर हमने सिंपली एक प्रिंट की स्टेटमेंट में जे को प्रिंट किया है। और जिस तरह मैंने कहा कि रेंज का फंक्शन 5 नंबर स्टेप बाय स्टेप जनरेट करेगा, तो वो 5 नंबर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जे के अंदर आएंगे। और जब भी हम जे को प्रिंट कर रहे होंगे, तो जे का कोई ना कोई नंबर जो रेंज ने जनरेट किया होगा वो हमें स्क्रीन पर आउटपुट में दिखाई देगा। अभी मैं इस आउटपुट को क्लियर करता हूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आप देखें कि जो मैंने बात कही थी कि रेंज ने जो 5 नंबर जनरेट किए हैं 0 1 2 3 4, वो एक एक करके जे में आए थे। और जब हमने जे को प्रिंट किया तो वो नंबर्स प्रिंट हो गए। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देख लिया कि जो मैंने फॉर लूप इस्तेमाल किया है, उस फॉर लूप के इस्तेमाल से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमने प्रिंट जे ये स्टेटमेंट हमने लिखी एक बार है, टाइप एक बार की है, लेकिन ये एग्जीक्यूट 5 बार हुई है, ये आपने देख लिया है यहाँ पर। ठीक है, और ये सब कुछ किस तरीके से हुआ है? विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। और जे में वैल्यूज कैसे आई हैं? वो विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं रेंज फंक्शन के अंदर यहाँ जो पैरामीटर दे रहा था 5, वो 5 पैरामीटर ना दूं, बल्कि मैं 5 की जगह 10 देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप जानते हैं कि रेंज का फंक्शन जो नंबर जनरेट करेगा वो 10 नंबर होंगे। वो 10 नंबर कौन से होंगे? स्टार्ट 0 से होंगे और ख़त्म कहाँ पे होंगे? 10 से 1 कम, यानी 9 पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जे में जो वैल्यूज आएंगी वो 0 से लेकर 9 तक आएंगी। तो जब हम प्रिंट करेंगे जे को, तो 0 से लेकर 9 तक नंबर्स प्रिंट होंगे। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। आप लोगों ने देखा कि 0 से लेकर 9 तक नंबर प्रिंट हो गए हैं। यानी कि अब की बार क्या हुआ है कि ये प्रिंट जे की स्टेटमेंट जो हमने एक बार टाइप की है, लेकिन ये 10 बार एग्जीक्यूट हुई है। 10 बार का मतलब क्या है? 0 से लेकर 9 तक ये 10 बार एग्जीक्यूट हुई है। तो उम्मीद है कि ये अब जो हमने यहाँ मैकेनिज्म इस्तेमाल किया है ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आता हूँ दोबारा से अपनी किताब में, और जो फिगर 3.21 का जो कोड है इसको मैं यहाँ ट्राई करता हूँ। इसमें आप देखें कि रेंज 5 बार ही चलाई गई है, लेकिन प्रिंट जो है वो साथ में कंप्यूटर साइंस को भी किया गया है। और यहाँ पे आई को इस्तेमाल किया गया है। तो वेरिएबल का नाम तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप सेम नाम इस्तेमाल करें। तो किताब में अगर आई इस्तेमाल किया गया है तो मैं यहाँ पे आई इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ भी मैं आई का इस्तेमाल कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस को प्रिंट किया गया है, कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, और रेंज 5 बार है तो इसको हम डिलीट करके दोबारा से 5 कर देते हैं। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि वही आउटपुट जो किताब में थी, सेम वही आउटपुट आई है। 0 1 2 3 4, ये वो 5 वैल्यूज हैं जो इस रेंज में जनरेट की थी। हमने अब की बार जे की जगह वेरिएबल आई का इस्तेमाल किया है। और आई की वैल्यूज के बाद फिर जो हमारा टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है वो साथ में प्रिंट हो गई है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा चेंज करते हैं। और मैं अब की बार अ, यहाँ पे रेंज के फंक्शन के अंदर कुछ और पैरामीटर के इस्तेमाल भी आपको सिखाता हूँ। ठीक है, मैं रेंज के फंक्शन में क्या कहता हूँ कि 1 5। अब मैंने रेंज के फंक्शन को 2 आर्गूमेंट दिए हैं। तो ये जो दूसरा वाला आर्गूमेंट है, सेकंड आर्गूमेंट, ये तो वही 5 ही है। और इसका काम वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था। लेकिन ये जो फर्स्ट आर्गूमेंट 1 है, इसका मकसद ये है कि ये रेंज को बता रहा है कि आपने रेंज का स्टार्ट कहाँ से लेना। अगर आप इस 1 को ना दें तो रेंज का स्टार्ट 0 से होता है, लेकिन अगर आप 1 देंगे
तो इसका मतलब ये है कि अब रेंज 0 से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि 1 से स्टार्ट होगी। और हम जानते हैं कि रेंज एंड हमेशा जो भी हमने नंबर दिया उससे एक कम पे ख़त्म होती है, कि अगर 1 से स्टार्ट हुई है तो 4 पे ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर जनरेट करेगा रेंज रेंज का फंक्शन, वो कौन से नंबर्स होंगे, 1 2 3 4। तो आई में जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ 4 वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4, जिसकी वजह से ये जो प्रिंट आई हो है, ये 1 2 3 4 ही प्रिंट करेगा। उस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। आप देख लें 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स प्रिंट हुए हैं। तो ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट, ये अगर आप देख लें तो इस बार 4 मरतबा एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि जो जीरो था वो शामिल नहीं है इस बार रेंज के अंदर, तो इसलिए एक बार कम आइट्रेशन हुई है लूप की। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको 1 की जगह 5 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे 5 की जगह मैं 15 कर दूँ। अब आप जानते हैं कि स्टार्टिंग 5 से होगी और एंडिंग 15 से एक कम, यानी 14 पे हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग 5 से हुई है और इसका एंड जो है वो 14 पे हुआ है। ठीक। अच्छा, तो यहाँ आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो ये कि हमने रेंज के फंक्शन को अगर 2 आर्गूमेंट दिए तो फिर रेंज का फंक्शन क्या करता है कि जो फर्स्ट आर्गूमेंट है उसका मतलब ये है कि रेंज की स्टार्टिंग इस नंबर से होगी। ठीक है। और जो सेकंड आर्गूमेंट है वो बता रहा है कि इससे एक कम पे रेंज खत्म करनी है, यानी 15 दिया है तो 14 पे रेंज खत्म हो गई। अब हम रेंज के अंदर एक तीसरे आर्गूमेंट का इजाफा करते हैं, और वो तीसरा आर्गूमेंट है कि हम कितना स्टेप जनरेट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप देखें तो ये नंबर 5 से 14 तक किस स्टेप से जनरेट हुए हैं, 1 के स्टेप से। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यानी स्टेप 1 का है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे स्टेप पे 1 का नहीं होगा बल्कि 2 का होगा, यानी 5 के बाद 6 नहीं आएगा बल्कि 5 के बाद 7 आएगा। 7 के बाद 8 नहीं आएगा बल्कि 9 आएगा, इसी तरह 11 आएगा, फिर 13 आएगा। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो आप देख लें कि मैंने जो तीसरा आर्गुमेंट दिया है तो उसने फिर स्टेप चेंज कर दिए हैं। अगर मैं तीसरा आर्गुमेंट ना दूं तो डिफॉल्ट स्टेप तो 1 ही है, कि 5 से 15 तक ये एक एक स्टेप में इंक्रीमेंट होगा। लेकिन मैं अगर तीसरा आर्गुमेंट देता हूँ तो फिर जो हमने स्टेप बताए हैं उसी स्टेप से ये 5 से आगे 15 तक जाएगा। वो आप लोगों ने यहाँ देख लिया। अगर मैं ये स्टेप और बढ़ा दूँ, 3 कर दूँ, तो 5 के बाद फिर 8 आएगा, 8 के बाद फिर 11 आएगा। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। आपने देख लिया 5 आया, फिर 3 स्टेप के बाद 8, फिर 3 स्टेप के बाद 11, और फिर 3 स्टेप के बाद 14। तो रेंज के फंक्शन को आपने अगर तीसरा आर्गुमेंट दिया तो वो इस बात का तयन करेगा कि इस स्टार्ट से इस एंड तक, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ यहाँ पे एंड करना है, तो कितने स्टेप्स में करना है, कितने स्टेप लेके करना है। ठीक है। और लाजमी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव नंबर ही इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो नेगेटिव नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि भाई ये -10 से स्टार्ट हो और 0 पे आके ख़त्म हो, और अब मैं -10 से 0 पे ख़त्म हो। तीसरा आर्गुमेंट मैंने नहीं दिया तो फिर डिफॉल्ट जो स्टेप वो होगा वो 1 का स्टेप होगा। ठीक है। तो -10 के बाद अगली वैल्यू -9, फिर -8, -7, -6, और 0 से एक कम यानी 1 पे ये -1 पे ये ख़त्म हो जाए। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो देखें -10 से स्टार्ट हुआ और -1 पे ये फिनिश हो गया। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे स्टेप देना चाहूँ कि इसमें स्टेप 2 का हो, तो फिर -10 के बाद आप जानते हैं फिर -8 आएगा, और फिर उसके बाद -6 आएगा। तो इसको मैं अब रन करता हूँ। तो देख लें ये स्टेप्स जो हैं वो दो दो के स्टेप से हुआ है। और आप चाहें तो स्टेप्स भी माइनस में देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमने रिवर्स करना हो तो रिवर्स करने के लिए स्टेप्स को माइनस में देना पड़ता है। ठीक है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ एक सिंपल सी एग्जाम्पल से। अगर हमने स्टार्ट करना है 10 से और ख़त्म करना है 0 पे, तो फिर स्टेप हमें माइनस में देना पड़ेगा, तभी वो 10 में डिक्रीमेंट करेगा। 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है। यह स्टेप -1 में देंगे तो फिर
10 से 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो देख लें, ये स्टेप -1 में दिया है, इसलिए वो 10 से स्टार्ट हुआ है और 1 पे आके वो फिनिश हो गया है। तो उम्मीद है कि ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं रेंज फंक्शन के, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम अपनी किताब पे वापस आते हैं, और अब मैं फिगर 3.22 का कोड जो है वो ट्राई करता हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग 11 से एंडिंग 15 पे और 1 का स्टेप लिया गया है। तो हम यहाँ पे 11, 15 और 1 का स्टेप लेते हैं, और यहाँ दोबारा से हम जो हमारा कोड था, कंप्यूटर साइंस, इसको प्रिंट करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो ये 11 से स्टार्ट होगा और 15 से एक कम यानी 14 पर ख़त्म होगा। ये आपने देख लिया, ठीक है। और स्टेप 1 का दिया गया है, तो ये 1 का स्टेप हुआ है, और 1 का स्टेप तो डिफ़ॉल्ट स्टेप होता है। तो अगर हम 1 ना भी लिखें तब भी आउटपुट यही आनी है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्टेप तो 1 का ही होता है। और इस स्टेप में हम इंक्रीमेंट करना चाहें तो +1 लिखना पड़ता है, डिक्रीमेंट करना चाहें तो माइनस लिखना पड़ता है। वो हमने पिछली एग्जाम्पल में देख लिया था। अब आते हैं फिगर 3.23 के कोड पे। यहाँ पे स्टार्टिंग 10, एंडिंग 20 और स्टेप 2 का दिया गया है। इसको भी क्विकली हम चेक कर लेते हैं। तो 10 से स्टार्ट किया, 20 पे ख़त्म किया, और 2 का स्टेप। इसको रन करते हैं। तो देख लें, ये सेम वही आउटपुट आई किताब वाली। स्टार्ट 10 से हुआ है, एंड जो है वो, क्योंकि 20 शामिल नहीं होता, 19 पे ख़त्म होगा। लेकिन इस स्टेप में 19 जनरेट ही नहीं होगा, तो इसलिए वो लास्ट 18 पे ये ख़त्म हो गया। लूप चला है 5 बार। तो उम्मीद है कि ये फॉर लूप का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये आप सबकी समझ में आ गया होगा। और आज मैंने डायरेक्ट सारे कॉन्सेप्ट आपको एडिटर पे चला कर सिखाए हैं। आज मैंने स्लाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मुझे फीडबैक दें कि क्या ये तरीका ठीक है या स्लाइड्स वाला तरीका ही बेहतर है। तो मैं फिर आपके फीडबैक पे इंशाल्लाह आगे वीडियोस बनाऊंगा। कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।